संसद है, कार्यपालिका है, न्यायपालिका है, मीडिया है, आवाज कहां है? आवाज होनी चाहिए। वंचितों की आवाज को आवाज दी जाएगी, इस आवाज को बुलंद किया जाएगा, ये आवाज बंद नहीं होने दी जाएगी। रणनीति के तौर पर ओबीसी के लोगों को गुमराह करके, भ्रमित करके उनका इस्तेमाल करने का जो मामला है वो उस समय भी जारी था और आज भी जारी है। आज संघ परिवार के लोग जो है, एक ओबीसी के ही आदमी को देश का प्रधानमंत्री बना दिया। नरेंद्र मोदी गुजरात का ओबीसी, उसको प्रधानमंत्री बना दिया। और उसने प्रधानमंत्री बनते ही सबसे बड़ा फैसला लिया कि ओबीसी की जाति आधार गिनती नहीं होगी। एक ओबीसी का ही आदमी ओबीसी की ही जाति आधारित गिनती को रोक रहा है, नेचुरल लगता नहीं है। ये ओबीसी का आदमी ओबीसी के विरोध में फैसला क्यों करेगा? कुछ लोगों को यह बात समझ में आती नहीं है, इसलिए मैं दूसरा उदाहरण देके इसको बोलता हूं। ये दुनिया में सबसे नंबर 1 का गधा आदमी ढूंढो भारत में, नंबर 1 का, मतलब उससे ज्यादा कोई गधा आदमी भारत में नहीं है, ऐसा आदमी ढूंढो। ढूंढ लिया मान लो, उसके हाथ में एक कुल्हाड़ी दे दो, ये लो भाई, क्यों पकड़ो, थोड़ा देर पकड़ो, और ये तुम्हारा जो दाया पैर है ना, ये कुल्हाड़ी से काटो। गधा जरूर हूं, वो बोले, ओ गधा जरूर हूं, इतना गधा नहीं हूं कि अपने ही हाथों से अपना पैर काट दूं। गधे से गधा आदमी भी अपने हाथ से अपना पैर काटने का काम नहीं कर सकता। नरेंद्र मोदी कैसे करेगा? तो समझदार आदमी है, ना समझ तो आदमी है नहीं वो। 12 साल 13 साल मुख्यमंत्री रहा गुजरात का, है बीजेपी का राष्ट्रीय महासचिव रहा, तो उसको राजनीति का कखग नहीं आता है, ऐसे कैसे कहा जा सकता है? तो नहीं माना जा सकता। फिर ये निर्णय लिया कैसे? तो ये निर्णय उसने लिया ही नहीं, तो आरएसएस ने निर्णय लिया और नरेंद्र मोदी ने उस पर अमल किया। इसी को कहते हैं नॉमिनेटेड प्राइम मिनिस्टर। के दिखने के लिए बताया जा रहा है नरेंद्र मोदी प्रधानमंत्री है, मगर सारे प्रमुख फैसले लेने का काम आरएसएस के लोग पर्दे के पीछे से कर रहे हैं और प्रचार इनके नाम पर हो रहा है कि यह फैसला नरेंद्र मोदी ने लिया। मगर मैं तो अभी आपको उदाहरण देकर सिद्ध किया कि गधे से गधा आदमी के हाथ में कुल्हाड़ी देकर के कहो कि जरा अपना पैर काटो, तो वो नहीं काट सकता। फिर नरेंद्र मोदी ने कैसे काटा? उसने भी नहीं काटा, वो फैसला आरएसएस के लोगों ने लिया, नरेंद्र मोदी के नाम पर प्रचार में लाया गया कि ये तो नरेंद्र मोदी ने किया है। ये बात सही नहीं है। ओबीसी के आदमी को प्रधानमंत्री बनाया गया। अभी नया डेवलपमेंट हो गया, करंट डेवलपमेंट एक आया, क्योंकि ये इसी से रिलेटेड इसलिए बता रहा हूं। अभी खबर आई, नई खबर है, बहुत पुरानी खबर नहीं है, वो ये है कि 28 मंत्री नरेंद्र मोदी ने ओबीसी के बनाए सेंटर में। टोटल 80-85 मंत्री ले सकते हैं, तो 79 के लगभग मंत्री बनाए गए हैं। 4-5 मंत्री और लिए जा सकते हैं। उसमें 28 मंत्री ओबीसी के बनाए। उसमें शायद 1 या 2 ही ओबीसी का कैबिनेट मिनिस्टर है। वो जो प्रधान है वो ओडिशा का ओबीसी, उसको एजुकेशन मिनिस्टर बनाया और वो मेडिकल साइंस वाला नीट वाला जो है उसी के विरोध में फैसला ले लिया। नीट का जो फैसला है वो उसके मंत्रालय का फैसला था, ओबीसी का फैसला था, ओबीसी का कैबिनेट मिनिस्टर बनाया, उसके ही विरोध में फैसला ले लिया। तो हम लोगों ने सारे देश भर में आंदोलन किया। जब वो बवाल खड़ा हो गया सारे देश भर में, अरे तो साला ये तो इश्यू बन रहा है, बड़ा नेशनल इश्यू बन रहा है, ऐसा उनको लगा। तो इसलिए फिर उन्होंने क्या किया कि उस पर विचार मंथन किया होगा कि ऐसा करते हैं कि लागू करते हैं। तो किसी ने सलाह दिया होगा नरेंद्र मोदी को, तो अरे इसका श्रेय तो हमारे मिजोरम लेके जाएगा, वो लेगा कि तो हमारे आंदोलन की वजह से ये उनको लागू करना पड़ा, तो श्रेय तो अमर मिजोरम को चला जाएगा। ये तो खतरा मामला है। तो क्या किया जाए? एक नौटंकी करते हैं
है कौन सी कि ओबीसी के जो मिनिस्टर्स है 10-12 इकट्ठा होकर प्रधानमंत्री को ज्ञापन देते हैं कि ये नीट का जो फैसला है ये ओबीसी के विरोध में है, इसको थोड़ा सा बदला जाए और उसके फेवर में निर्णय लिया जाए। ऐसा ज्ञापन मंत्रियों के द्वारा प्रधानमंत्री को दिया गया और उस ज्ञापन के आधार पर प्रधानमंत्री ने उनके फेवर में निर्णय लिया गया, ऐसी खबर छापी गई। तो वह हमारे सामने श्रेय वामन मेश्राम को ना मिले इसके लिए। तो मैं ये कहता हूं कि वामन मेश्राम तो सड़कों पर घूम रहा देश भर में, उसके पास तो कोई पावर तो है नहीं। वामन मेश्राम के पास क्या पावर है? वामन मेश्राम के वो तो सड़कों पर घूम रहा है सारे देश भर में, जागरण करते हुए, मीटिंग लेते हुए, आंदोलन करते हुए सड़कों पर घूम रहा है। तो उसके पास फैसला करने का अधिकार नहीं है। मगर नरेंद्र मोदी ने जिन मंत्रियों को मंत्री बनाया ओबीसी को, उसके पास भी पावर नहीं है। उनके पास तो पावर है ना, पावर के लिए तो मंत्री बनाया, ऐसा बता रहा है। अगर उन मंत्रियों के पास पावर है तो वो ज्ञापन क्यों दे रहे हैं? वामन मेश्राम भी सड़कों पर घूम के ज्ञापन दे रहा है, मंत्री भी मिनिस्टर को, प्राइम मिनिस्टर को ज्ञापन दे रहा है। साला मंत्रियों में फिर वामन मेश्राम में फर्क क्या है? वामन मेश्राम सड़कों पर घूम रहा, मंत्री तो नहीं घूम रहे। अगर मंत्री जिनके पास पावर है होने के बावजूद भी ज्ञापन दे रहे हैं, जैसे वामन मेश्राम सड़कों पर घूम कर ज्ञापन दे रहा है, अगर वैसे ही मंत्री भी दे रहे हैं तो फिर वामन मेश्राम और मंत्रियों में कोई फर्क नहीं है। वामन मेश्राम और मंत्रियों में क्या फर्क नहीं है? वामन मेश्राम के पास कोई पावर नहीं है तो क्या मंत्री के पास भी पावर नहीं है? तो बात तो यही दिख रही है कि मंत्रियों के पास मंत्री बनाकर भी कोई पावर है नहीं। होता तो वो खुद ही फैसले करते, फैसले किया नहीं। तो इससे सिद्ध होता है कि इन्होंने 28 मंत्री बनाए मगर कोई पावर उनके पास है नहीं। मगर उत्तर प्रदेश के आने वाले चुनाव के लिए उन मंत्रियों को उन्होंने मंत्री बनाया और वो मंत्री पावर देने के लिए नहीं बनाए। तो उनको ये कहा गया, अभी बन गए ना, अब ठीक, अभी जनता का आशीर्वाद लेने के लिए अपने अपने राज्य में, अपने अपने इलाके में आशीर्वाद यात्रा शुरू करो। तो इसका मतलब ये है कि उन्होंने वोट हासिल करने के लिए मंत्री बनवाए गए। ये मंत्री उनको फैसले लेने का अधिकार देने के लिए नहीं किया गया। तो चुनाव में वोट हासिल करवाने के लिए ये सारा किया गया। क्योंकि अभी एक रिपोर्ट आया, आजकल के अखबार में एक रिपोर्ट छपकर आया कि 2014 के चुनाव में 66% लोग चाहते थे कि देश में नरेंद्र मोदी प्रधानमंत्री बने। अभी सर्वे रिपोर्ट आया, वो कहता है कि अब ये आंकड़ा 24% आ गया। तो नरेंद्र मोदी की पॉपुलैरिटी जो है 66 से गिरकर अभी 24 तक आ गई। अब ये 24 तक अगर नीचे अगर आ गई है नरेंद्र मोदी की पॉपुलैरिटी, तो ये योगी को उत्तर प्रदेश में दोबारा मुख्यमंत्री बनवाने की स्थिति में नहीं है। ये लायबिलिटी है। लायबिलिटी का मतलब है कि अगर नरेंद्र मोदी के प्रचार में जाता है तो नुकसान होने की संभावना है, फायदा होने के बजाय। तो परिस्थितियां बहुत ज्यादा बदल रही है, इसलिए ये टोना टोटके की तरह इस्तेमाल किया जा रहा है कि 28 मंत्री हमने बनाए। दूसरी बात, मंत्री बनाए, मैंने कई जगह ये मामला उठाया, अभी दोबारा उठा रहा हूं कि मोदी जी ये बताइए कि जिन मंत्रियों को आपने मंत्री बनाया, जिन लोगों को मंत्री बनाया, उनको राज्य मंत्री बनाया, उनके सारे के सारे कैबिनेट मिनिस्टर तो ब्राह्मण है, क्षत्रिय है, वैश्य है, और वो राज्य मंत्री को करने के लिए कोई काम देंगे तब तो वो काम करेंगे। उत्तर प्रदेश की एक लेडी जो है, वो कुर्मी जाति की अनुप्रिया पटेल, पिछले मंत्रिमंडल में उसको राज्य मंत्री बनाया गया था। तो 6 महीने के बाद उसने प्रेस कॉन्फ्रेंस लिया दिल्ली में और यह बयान दिया, अधिकारी मेरी सुनते ही नहीं है। दिल्ली में प्रेस कॉन्फ्रेंस देके बयान दिया था, उसका मतलब जो अधिकारी सुनते नहीं है वो मंत्रालय किसके पास है? प्रधानमंत्री के पास है। तो प्रधानमंत्री ने अधिकारी को कहा होगा, ये इसको मंत्री बनाना हमारी मजबूरी है इसलिए बना रहे, तुम्हारी क्या मजबूरी है इसका सुनने के लिए? तुम्हारी तो कोई मजबूरी नहीं है ना। ऐसा करो कि
उसका सुनने का नहीं। क्या होगा? ज्यादा से ज्यादा हमारे पास ही तो कंप्लेंट आएगा, हम ही तो बोल रहे हैं आपको कि सुनना नहीं है। तो काम करने के लिए इनको कार्यभार दिया नहीं गया, और ऐसी कोई अखबार में खबर नहीं आई कि कैबिनेट मिनिस्टरों ने अपने हिस्से का थोड़ा काम निकाल कर उनको दिया, ले भाई थोड़ा सा तू भी कर ले, है? एक दो विभाग का मामला है, ये तू ले ले, ये थोड़ा दो चार चपरासी ले ले, एक बाबू ले ले, एक सुपरवाइजर ले ले, और थोड़ा सा तू अपना काम कर ले। ऐसा कोई खबर दोबारा हमने पढ़ने को नहीं मिला अखबार में। तो इसका मतलब है कोई कार्यभार, उसको हिंदी में कार्यभार जो बोलते हैं, कोई कार्यभार दिया गया है ऐसा लगता नहीं है। तो इन सारी बातों को ध्यान में रखते हुए मैं ऐसा मानता हूं कि ये केवल राजनीति में, चुनाव में वोट हासिल करने से संबंधित मामला है, ये सत्ता देने का या पावर देने का मामला नहीं है। ये केवल बैकवर्ड क्लासेस के लोगों को इस्तेमाल करने का मामला है। मगर चाहे कुछ भी हो, एक बात जरूर कहा जा सकता है, वो ये कि अब राजनीति में ओबीसी मुद्दा बन गया है।